नमस्कार दोस्तों, क्या आप मुझे देख और सुन पा रहे हैं? हेलो, कोई आ गया है? फटाफट लाइव चैट पे डाल देना हाय वगैरह कुछ तो। हेलो, हेलो ऋतुजा, हेलो प्रांजल, हेलो ऋतुजा, सब लोग आ गए हैं क्या? और कौन कौन आ गया है? और कोई आया है क्या? फटाफट मुझे बता दो, लाइव चैट में हाय डाल दो और अटेंडेंस लगानी है लाइक दबा के। क्लास को 1 मिनट में शुरू करेंगे, ओके? आज की भी क्लास काफी इंपॉर्टेंट है वैसे, क्योंकि ये एक्चुअली में चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है फॉर एनटीएससी एंड ऑल। ओके, सो इसलिए मैं आपको पूरा अच्छे से पढ़ा रहा हूँ लाइव में, ठीक है? 1 सेकेंड रुक जाइएगा। क्या मैं दिख रहा हूं और सुनाई दे रहा हूं? आज यश नहीं आया, यश भी नहीं है, विवेक भी नहीं है, सब कहाँ है यार? क्या मैं आपको दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ? वेरी गुड, वेरी गुड, यस। प्रांजल और ऋतुजा को मैं सुनाई दे रहा हूँ, दिखाई भी दे रहा हूँ। और तीसरा व्यक्ति कौन है? प्लीज हाय डाल देना। तो सबसे पहली बात तो बाकी सब लोग आते ही होंगे, तब तक मैं बता देता हूँ कि आज हमारा पार्ट 4 है। अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ना देखा हो तो पहले वो देख लेना, क्योंकि उसके सिवा ये शायद आपको समझ में ना आए, ठीक है? एंड अगर आपने वो वीडियो की क्वालिटी 480p पर नहीं करके रखी हो तो वो कर लेना, 480 या 420 जो भी हो, क्योंकि क्या है कि वो वीडियो आपको क्लियर नहीं दिखेगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो देखिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ना किया हो तो कर लेना, द स्टडी शैक बाय संकेत मुनियार, क्लास 9 एंड 10। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम पहली बात तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन पढ़ने वाले हैं। फिर दूसरी चीज हम पढ़ने वाले वो है प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। मतलब अगर कार्बोहाइड्रेट्स ना हो तो और किस किस चीजों से हम एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। और तीसरी चीज हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थ्रू एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो अभी तक हम एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स पढ़ रहे थे, इतना मैं ऑलरेडी बता देता हूँ, ठीक है? और उसके बाद एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है वो भी मैं बताने वाला हूँ। हेलो यश, चलो भाई सब लोग आ गए हैं, ओनली विवेक इज रिमेनिंग, वो भी आ जाएगा थोड़ी देर में। पता नहीं वो लेट क्यों होता है हमेशा ठीक है, अब देखते हैं। पहला हमारा आज के सेशन में पॉइंट है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, ठीक है? तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार याद कर लो। पहली बात हमने कल ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था, कल नहीं परसों, कल हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था, टीसीए साइकिल पढ़ी थी, ठीक है? टीसीए साइकिल के बाकी दोनों नाम कौन बताएगा मुझे? फटाफट बताओ। टीसीए साइकिल के और दो कौन से नाम होते हैं मुझे बताओ फटाफट। और टीसीए साइकिल का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी बताओ, फास्ट बताओ। कौन बताएगा भाई मुझे? टीसीए साइकिल का फुल फॉर्म क्या होता है और टीसीए साइकिल के दूसरे नाम क्या होते हैं? फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मतलब लाइव चैट में बताओ। क्रेब्स साइकिल, वेरी गुड ऋतुजा। और क्या नाम होते हैं भाई? बताओ बताओ। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, वेरी गुड। और क्या होता है? एक और नाम होता है
एक और नाम होता है, कौन बताएगा? यस यस यस, फटाफट। नेक्स्ट। नाम नहीं पता? 4 लोग देख रहे क्लास को, 3 लोग तो मुझे पता है। फोर्थ कौन है? फोर्थ, हु इज द फोर्थ वन? फटाफट बताइए। डोंट नो। ऋतुजा डू यू नो? प्रांजल डू यू नो? आप लोगों को पता है? पता है क्या यार? मैंने कल ही तो बताया था। साइट्रिक एसिड साइकिल, यस यस यस, करेक्ट ऋतुजा, वेरी गुड। तो 2 जवाब ऋतुजा ने दिए, 1 जवाब यश ने दिया है। प्रांजल पता नहीं आप हो या नहीं हो सामने मेरे, ठीक है। लेकिन अब देखिए क्या है कि ये जो TCA साइकिल होती है, इसे हम पहली बात तो साइट्रिक एसिड साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके फर्स्ट स्टेप में हमारा जो एसिटाइल कोएंजाइम A होता है और वो ऑक्सैलो एसीटेट के साथ बॉन्ड करके क्या बना देता है, तो हमारा बना देता है साइट्रेट, मतलब ये साइट्रिक एसिड, इसलिए इसे साइट्रिक एसिड साइकिल कहा जाता है। दूसरी चीज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जो तैयार होता है ना, वो जो साइट्रेट तैयार होता है उसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, ठीक है। जो हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ा था कि व्हाट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये इसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। और क्रेब्स साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि सर हांस क्रेब्स ने इसका पता लगाया था। ओके, समझ में आ गई बात? तो चलिए आज के सेशन की शुभारंभ करते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में क्या क्या होता है, देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है। NSC JS वगैरह किसी भी एग्जाम में इसका बहुत हाई लेवल क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, सिर्फ बेसिक लेवल ही क्वेश्चन आता है हमेशा, तो इसलिए उतना ही समझाऊंगा। देखिए क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH2 एंड FADH2 दैट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस प्रोसेसेस पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। तो देखिए पिछले जो हमने देखे थे, पिछले रिएक्शंस मतलब ग्लाइकोलिसिस और TCA साइकिल, इन दोनों रिएक्शंस में जो मॉलिक्यूल्स NaDH2 के बनते हैं, FADH2 के बनते हैं, मैंने आपको सारे आउटपुट बताए हुए हैं, राइट। तो ये सब जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं ये कहाँ पे आते हैं? अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में आते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन कहाँ पे होती है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन होती है इन द माइटोकॉन्ड्रिया ओनली, ठीक है। अब देखिए आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन का अगर ये डायग्राम देखें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन सारा नहीं पढ़ने का, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही बताऊंगा। देखिए ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये है इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और थोड़ा थोड़ा लैग हो रहा है। देन इट इज अबाउट योर कनेक्शन, क्योंकि मेरा कनेक्शन तो आज एकदम एक्सेलेंट है, so that is not my fault, okay। and this is the mitochondrial matrix। अब इसको मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम में बताता हूँ कि कैसा होता है। कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का मतलब होता है ये जो अंदर का ये जो लिक्विड पार्ट होता है ना, इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, ओके। दूसरी चीज क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का मतलब होता है जो ये वाली स्पेस है ना, खाली जगह दिख रही है यहाँ पे, इसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और इन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और मैट्रिक्स के बीच में ये जो एक लेयर है ना येलो कलर की, इस लेयर को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं हम इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, सॉरी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई, ठीक है। यहां तक तो क्लियर होगा। अब देखिए क्या है, यहाँ पे NaDH2 और FADH2 का पार्टिसिपेशन होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच NaDH2 मॉलिक्यूल एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फ्रॉम ईच FADH2 मॉलिक्यूल। तो हमेशा याद रखना कि केमिकल रिएक्शंस होते समय ATP के 3 मॉलिक्यूल किससे बनेंगे, NaDH2 से, ठीक है। NaDH2 से बनता है ATP के 3 मॉलिक्यूल, और उसके बाद जो FADH2 होता है, हर एक FADH2 से ATP के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, ओके। तो देखिए क्या है, इसके अंदर ATP पहली बात बनती है। ATP कैसे बनता है, देखिए यहाँ पे हमारे NaDH2, FADH2 ये सारी चीजें आती है और इसमें से सारे हाइड्रोजन निकलते रहते हैं।
ठीक है, इनमें से सारे हाइड्रोजन निकलते रहते हैं जिससे कि NAD+ और FAD बनाए जा सके, और ये NAD+ और FAD वापस ग्लाइकोलाइसिस और TCA साइकिल में जाने वाले, ठीक है। अब ये जो NADH यहाँ से जो H+ आयॉन्स निकल रहे हैं, H+ आयॉन्स मतलब अब ये जो है H सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के आयॉन से, इनका जो दूसरा बॉन्ड बना हुआ तो ब्रेक हो चुका है, इसलिए इसे हम H+ आयॉन बनेंगे। ये हर जगह से बाहर निकलते जा रहे हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है कि ये जो यहाँ पे आयॉन्स आ जाते हैं और इसके साथ साथ क्या हो जाता है, ये दो H+ आयॉन्स के साथ आधा ऑक्सीजन बाइंड होता है। अब आप बोलोगे कि यार ये आधा ऑक्सीजन क्यों बाइंड होता है? देखिए, पहली चीज ये है कि बहुत लोगों ने आपको बोला होगा कि इसके अंदर ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। एक्चुअली में अगर आप देखो तो ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ इस स्टेप में इस्तेमाल होता है, और वो भी आधा ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है, आधा। सो दैट इज क्वाइट क्या कहते हैं उसे, सरप्राइजिंग थिंग कि सब लोग ऑक्सीजन का ही नाम लिए जा रहे हैं और ऑक्सीजन का तो सिर्फ इतना छोटा सा रोल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके दो हाइड्रोजन के जो एटम्स है वो यहाँ पे आ जाते हैं, आयॉन्स जिसे हम कहते हैं यहाँ पे, और क्योंकि वो पूरे एटम्स नहीं है। और दूसरी चीज है कि इसके अंदर आधा ऑक्सीजन। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, आधा ऑक्सीजन मतलब एक O और दूसरा O, सॉरी, एक पूरा ऑक्सीजन मतलब O2 रहता है ना, तो O2 मतलब 2 O, करेक्ट। तो उन 2 O को हम हाफ कर दे मतलब एक O बचेगा, ठीक है। तो एक O मतलब हाफ O2 ऐसे बोल सकते, ठीक है। यहाँ पे O लिखने की जगह हाफ O2 इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन जो है इन द फॉर्म ऑफ O2 ही आता है ना, हमारे लंग्स जो है वो O2 के फॉर्म में ऑक्सीजन भेजते हैं, इसलिए उसमें से आधा मॉलिक्यूल यूज हुआ ऐसा करते हैं, ठीक है। सो 2H+ के साथ यहाँ पे हाफ O2 मतलब एक ऑक्सीजन का एटम बाइंड हो जाता है और उससे H2O बनाता है जो कि है हमारा वाटर। क्या आपको बात समझ में आ गई? और यहाँ पे ATP सिंथेज का भी इस्तेमाल होता है क्योंकि ये जो ATP सिंथेज है ये क्या करता है, ये ADP+ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से यहाँ पे हमारा ATP बनाता है जो कि है हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और इसे हम कहते हैं कीमियोस्मोसिस। अब ये सब आपको अगर स्कूल के एग्जाम में बैठ रहे हो तो याद नहीं रखने की जरूरत। हेलो तनिष्क, हेलो 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 हेलो, और कोई आ गया है क्या यार? लाइव चैट में हाय डाल दो। ओके, समझ में आ गई बात? तो ADP+ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे ATP बनाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ATP सिंथेज एंजाइम, ओके। और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन H2O बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या आपको बात समझ में आई? तो यहाँ तक का जो प्रोसेस है, ये वाला पार्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये वाला पार्ट है कीमियोस्मोसिस, ठीक है। तो समझ में आ गई? इज इट क्लियर एवरीवन? हाय एवरीवन, ओके, यस 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 यस। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन हाउ ATP इज फॉर्म्ड थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। तो उसके अंदर आप आंसर लिख सकते हैं, ओके। एंड नाउ बिसाइड्स ATP क्लास कितने बजे तक है? 10:15 तक, ठीक है, मैक्सिमम 10:15 तक रहेगी। Besides ATP, water molecules are also formed in this reaction. इस रिएक्शन में ATP के सिवाय वाटर मॉलिक्यूल्स भी फॉर्म होते हैं। अब कैसे फॉर्म होते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा, राइट? एंड ओहो, मयूर भी आ गया। हाय मयूर, सब लोग आ गए यार आज तो क्लास में, वेरी गुड, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। मयूर, इफ यू आर इन क्लास 10th, वैसे तो क्लास 10th में है मुझे पता है, तो यहाँ पे क्लास 10th का इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। अभी तूने नहीं देखा होगा, लेकिन बाद में इसे कल सुबह तुझे मिल जाएगा इसका रिपीट, तो वो रिपीट देख सकता है, ओके। सो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ATP फॉर्म हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स भी फॉर्म हो रहे हैं, एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आप सबको समझ में आ गया क्या? जो लोग देख रहे हैं, योर टीचिंग इज वेरी गुड। ओ थैंक यू मयूर, मयूर को मेरी टीचिंग अच्छी लग रही है, वेरी गुड। चलिए फटाफट, सब लोगों को समझ में आ रहा है? 10 a molecule of glucose is completely oxidized in aerobic respiration, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ इसलिए इसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O आर प्रोड्यूस्ड अलोंग विद एनर्जी। तो एनर्जी तो प्रोड्यूस हो ही रही है, मतलब ATP तो हो ही रहा है, उसी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के मॉलिक्यूल्स भी प्रोड्यूस होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होता है ये मैंने आपको कल ही बताया दिया था, और आज मैंने H2O का भी बता दिया, ओके। नेक्स्ट इज ATP का हमें अब इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा समझना है, ठीक है। ये डायग्राम अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड पे हो तो आपकी टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि मेंशन
एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एटीपी इन अ सेल विथ अ डायग्राम। तो ये वाला डायग्राम आप बनाओगे अगर पूछा जाए विथ अ डायग्राम, ठीक है। और अब देखिए इस डायग्राम के अंदर हम क्या देखते हैं कि ये जो, अच्छा ठीक है, पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं फिर मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। ओके सुपर्ब टीचर, अरे यार टीचर मत बोलो मुझे, क्योंकि टीचर बोले तो ऐसे दोस्त की फीलिंग चली जाती है फिर। यस क्लियर ऋतुजा को, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब देखिए एटीपी। एटीपी के बारे में आप क्या क्या बोल सकते हैं कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है पहली बात। सो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, मतलब इसके अंदर काफी सारी एनर्जी स्टोर्ड होती है। अब ये कैसे होती है वो सब मैं बताने वाला हूँ। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स बाय व्हिच फॉस्फेट ग्रुप्स आर अटैच्ड टू ईच अदर्स। अब देखिए क्या होता है एटीपी, यहाँ पे एटीपी का डायग्राम दिख रहा है आपको, ये एटीपी का ये फर्स्ट डायग्राम है। जो एटीपी है ना ये होती है एक भरी हुई बैटरी, मतलब 100% फुल वाली बैटरी को हम एटीपी कहेंगे। जबकि जो लो बैटरी होती है, जब बैटरी लो हो जाती है ना मोबाइल की, हाँ, तो उसे हम कहेंगे एडीपी। मतलब जिस फोन में बैटरी लो है उस फोन में एनर्जी नहीं होगी जिस फोन में बैटरी फुल्ली चार्ज है उसमें एनर्जी होगी, करेक्ट। तो ये जो एटीपी है ये फुल्ली चार्ज होता है, इसके अंदर एनर्जी होती है। और एडीपी इज नॉट फुल्ली चार्ज, ये जो है डिस्चार्ज होता है और इसके अंदर एनर्जी नहीं होती। ओके, अब देखिए ये हमारा एडिनाइन है, क्या है हमारे दो एडिनाइन के मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे एक राइबोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो एडिनोसिन में से एडिन मतलब ये एडिनाइन की बात कर रहे हैं, ओके, एंड ओसिन मतलब राइबोज की बात कर रहे हैं, एंड ट्राइफॉस्फेट मतलब 1 2 3 फॉस्फेट बॉन्ड दिखे, 3 फॉस्फेट दिखे कि नहीं 3 फॉस्फेट। तो ये जो 3 फॉस्फेट है, एक सेकेंड मैं इसको साफ कर लूं थोड़ा, यस। तो ये जो 3 फॉस्फेट होते हैं ना, इनके बीच में के जो बॉन्ड होते हैं उन बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी होती है, उनके अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है। जब ये बॉन्ड्स को तोड़ दिया जाता है तब उसमें से एनर्जी रिलीज हो जाती है, ओके। तो देखिए क्या करते हैं अब यहाँ पे कि फॉस्फेट बॉन्ड्स को तोड़ रहे हैं और उसको तोड़ने के बाद एनर्जी रिलीज हो गई, तो अब यहाँ पे टूटा हुआ बॉन्ड है बेचारे, इसके पास कुछ भी एनर्जी नहीं बची, इसलिए एडीपी बन रहा है। अब एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट डाइफॉस्फेट में फर्क समझो, ट्राई मतलब 3, डाई मतलब 2। तो यहाँ पे 3 फॉस्फेट एक साथ जुड़े हुए हैं इसलिए ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पे 2 फॉस्फेट जुड़े हुए, एक फॉस्फेट निकल चुका है इसलिए इसे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कहते हैं। और यहाँ पे एनर्जी का सॉरी ये बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो चुकी है, ओके, समझ में आ गई बात। और ये जो हमारा बाहर निकला है ना इसे ही हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहते हैं, समझ में आ गई, ठीक है। सो दीज मॉलिक्यूल्स आर स्टोर्ड इन द सेल्स एज पर नीड। तो जैसे सेल की नीड होती है उसी तरीके से वो मॉलिक्यूल सेल के अंदर स्टोर्ड होते हैं। केमिकली एटीपी इज अ ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम एडिनोसिन राइबोन्यूक्लियोसाइड, ठीक है। इट कंटेन्स अ नाइट्रोजनस कंपाउंड एडिनाइन पेंटोस शुगर राइबोस, ठीक है। तो इसके अंदर पहली बात तो नाइट्रोजनियस कंपाउंड होता है जिसे हम कहते हैं एडिनाइन, उसके बाद क्या होता है पेंटोस शुगर होती है जिसका नाम होता है राइबोस शुगर, ठीक है। एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स होते हैं, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं। एंड एज पर द नीड द एनर्जी इज डिराइव्ड बाय ब्रेकिंग द फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ एटीपी, हेंस एटीपी इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। प्रांजल नहीं आज समझ में आया, तो समझ में आ गया आपको, नहीं प्रांजल तो था ना, गया किधर। सो हेंस एटीपी इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जैसे हम हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे रुपीज का इस्तेमाल एज आर करेंसी करते हैं, क्योंकि रुपीज देंगे तो हमें खाना मिलेगा, खाने से हमें एनर्जी मिलेगी। वैसे ही एटीपी का बॉन्ड तोड़ोगे तो उससे एनर्जी मिलेगी, इसलिए हम इसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, अब हमारा एटीपी का हो गया। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, मेंशन एनी 4 मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान एटीपी बनता है, FADH2 बनता है, NADH2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, H2O बनता है, ये सब हमने प्रीवियस क्लास में देखा हुआ है। तो इनमें से कोई भी 4 मॉलिक्यूल्स आप बता देना, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज एटीपी कंपोज्ड ऑफ, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो एटीपी इज कंपोज्ड ऑफ, पहली बात तो आता है नाइट्रोजनियस कंपाउंड एडिनाइन, इसे याद कर लो, पेंटोस शुगर राइबोस, इसे याद कर लो, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स, ये सब चीजें याद कर लो, एग्जाम में पूछी जा सकती है। मयूर तू कराड़ में ही रहता है या हैव यू शिफ्टेड एनीवेयर?
अच्छा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने ये सारी चीजें बता दी। ओके, सो नेक्स्ट थिंग हमें पढ़नी है वो है व्हाट इफ वी रन आउट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब हमने पिछले सेशन में देखा था कि ये जो हमारा ग्लूकोज बनता है वो ग्लूकोज कहाँ से आता है, तो जब कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन हो जाता है, उसका डाइजेशन हो जाता है, तब हमें ग्लूकोज मिलता है। लेकिन भाई साहब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं है, अब ग्लूकोज कहाँ से लाओगे, अब एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस करोगे, तो इसका आंसर अभी आपको मिलने वाला है। ठीक है, आई थिंक ओके ओके ओके, ठीक है। अब देखिए क्या है, हाय नो आई एम एट पुणे, ओके ओके ओके, ठीक है। तो अब समझ में आ गई बात, यहाँ पे अगर कार्बोहाइड्रेट से नहीं है तो हम बनाएंगे कैसे एनर्जी को, वो हम देखने वाले हैं। इफ देर इज इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अगर कार्बोहाइड्रेट्स कम है इन द बॉडी ड्यू टू एक्सेप्शनल कंडीशंस लाइक फास्टिंग एंड हंगर, जैसे कि अगर हम उपवास कर रहे हैं, जैसे आज हमारी आषाढ़ी एकादशी है तो किसी किसी ने पूरा का पूरा उपवास किया होगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई रहती है तब आपके पेट में कुछ भी नहीं है, तो उसको अगर आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है आपके खाने से, देन लिपिड्स मतलब मैंने बताया था फैट्स, ठीक है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में फैट्स कहते हैं, उसे हम लिपिड्स भी कह सकते हैं। एंड प्रोटीन्स, क्या है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो एनर्जी को बनाने के लिए हम लिपिड्स और प्रोटीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब आपकी टेक्स्ट बुक में ओके 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 ओके, अच्छा 2 साल पहले, ओके। तो देखिए क्या है, हाँ 2 साल पहले तो हमारे क्लास में था, बराबर। यहाँ पे क्या होता है कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर आपको एक डायग्राम दिया हुआ है बड़ा सा, लेकिन आपको आधा अधूरा समझ में आया होगा, तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा। देखिए पहली बात तो क्या है, इन केस ऑफ लिपिड्स दे आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स व्हेयरएज प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर आपके पास लिपिड्स है तो वो लिपिड्स फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि यार लिपिड्स को अगर आप तोड़ोगे तो उससे फैटी एसिड्स निकलते हैं, ये आपको पता है। मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था कि लिपिड्स को अगर हम तोड़ते हैं तो उसके अंदर फैटी एसिड और अल्कोहल होता है, ठीक है। तो हमें इसको डाइजेशन करके फैटी एसिड्स मिलते हैं, और प्रोटीन्स को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो उससे हमें अमीनो एसिड्स मिलते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड से ही तो प्रोटीन्स बना हुआ है। आपने अगर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पढ़ा है तो उसके अंदर आपको पता है कि अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ के हम एक लॉन्ग चेन बनाते हैं और उससे प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन अगर तोड़ोगे तो आपको अमीनो एसिड ही तो मिलेंगे। ओके, समझ में आया क्या? तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे फैट्स जो हमारे लिपिड्स है, ठीक है, जिसे हम फैट्स भी कह सकते हैं, वो इसके अंदर फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, इवन ग्लिसरॉल में भी कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। और उससे हमारा डायरेक्ट यहाँ पे और 2-3 स्टेप्स होने के बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, ठीक है। इसके अंदर पायरुविक एसिड वगैरह कुछ नहीं आता है, इसके अंदर डायरेक्टली, और एक इसमें 2-3 स्टेप्स बीच में होते हैं, लेकिन इससे डायरेक्टली फिर उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है। और एसिटाइल कोएंजाइम ए के बाद क्या है, फिर तो सारे ही आप प्रोसेस कर सकते हो ना, वापस क्रेब्स साइकिल हो गया, फिर उसके बाद आपका एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और ये हमारा डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब वाटर बन गया। ये सारे प्रोसेस तो आप एसिटाइल कोएंजाइम ए बनने के बाद कर ही सकते हो, है कि नहीं। तो इसलिए लिपिड से फैटी एसिड हम ब्रेक डाउन करने के बाद बनाते हैं, और फैटी एसिड से फिर उसके बाद कुछ प्रोसेस होने के बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है, और उसके बाद क्रेब्स साइकिल वैसे के वैसे चलती रहती है, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक कि प्रोटीन्स की बात है, अब देखिए क्या है, प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये अमीनो एसिड वापस कुछ तो प्रोसेस होने के बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके बाद आपके प्रोसेस जो है वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो आपको बात समझ में आ रही है यहाँ पे क्या हुआ, सब लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया? तो देखिए आगे क्या है, फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड एनर्जी इज ऑब्टेन्ड थ्रू कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए बाय द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे वही चीज है कि वो जो फैटी एसिड बने, वो जो अमीनो एसिड बने, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो गए, उसके बाद एनर्जी जो है उसके कंप्लीट ऑक्सीडेशन, मतलब उसके अंदर जो हमारा ऑक्सीडेशन लास्ट स्टेप में होता है वो पूरा कंप्लीट करने के बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए से क्रेब्स साइकिल करने के बाद उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन करने के बाद हमें सारी एनर्जी मिल जाती है। ओके, ऋतुजा को समझ में आ गया, मयूर को समझ में आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो ये हमारा डायग्राम है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसकी बहुत संभावना होती है एग्जाम में पूछने की। ओके,
नाउ व्हाट इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी? तो पहली चीज तो आपको याद रखनी है कि अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स है तो सबसे पहले आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स ही बनाएगी, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी, या फिर फिलिप्स में आ सकता है डैश इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ द बॉडी ऑफ एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को ही यूटिलाइज करती है आपकी बॉडी, ओके। और हाउ एनर्जी इज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, अगर वो पूछा जाए तो मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए वो लिख देना, डायग्राम ये वाला फ्लो चार्ट बना देना, ओके। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। अब देखिए ये मुझे एक्चुअली पिछले सेशन में ले लेना चाहिए था, लेकिन वो बहुत लंबा हो गया था इसलिए मैंने छोड़ दिया था। देखिए क्या है, प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस वाज डिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट, गुस्ताव एम्डेन, ओट्टो मेयरहोफ एंड जेकब परनास अलोंग विद देयर कलीग्स। तो देखिए ग्लाइकोलिसिस जो है वो किसने डिस्कवर किया था? गुस्ताव एम्डेन, ठीक है, ओट्टो मेयरहोफ एंड जेकब परनास, और उनके कुछ और भी कलीग्स थे, ठीक है। फॉर दिस पर्पस दे परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन मसल्स। हमारी जो ह्यूमन मसल्स होती है उन मसल्स के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये ग्लाइकोलिसिस खोज निकाला था। हेंस ग्लाइकोलिसिस इज आल्सो कॉल्ड एज एम्डेन मेयरहोफ परनास पाथवे या फिर ईएमपी पाथवे, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज ईएमपी पाथवे तो आंसर लिख देना, ईएमपी पाथवे इज नथिंग बट ग्लूकोज, 1 मार्क के लिए। 2 मार्क के लिए आए तो ग्लाइकोलिसिस, फिर 2 मार्क के लिए आए तो ग्लाइकोलिसिस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, 3 मार्क के लिए आए तो पूरा ग्लाइकोलिसिस एक्सप्लेन करना। समझ में आ गया? नेक्स्ट, द साइक्लिकल रिएक्शंस of tricarboxylic acid cycle got discovered by Sir Hans Krebs। तो देखिए ये जो ट्राइबॉक्सिलिक एसिड साइकिल के जो भी साइक्लिकल रिएक्शंस चल रहे हैं वो सब रिएक्शंस किसने डिस्कवर किए थे? तो सर हांस क्रेब ने किए थे। Hence this cyclical process is also called as Krebs cycle। He has been awarded the Nobel Prize in 1953 for this discovery। तो 1953 का जो नोबेल प्राइज है वो किसको मिला था? सर हांस क्रेब को मिला था, क्योंकि उन्होंने टीसीए साइकिल को डिस्कवर किया था, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, तो देख सकते हैं आप गुस्ताव एम्डेन ये है ओट्टो मेयरहोफ, ये है जेकब परनास, ठीक है, और ये है हमारे सर हांस क्रेब, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब मेरे आपके 2-3 सवाल है, आप कैसे सवाल का आंसर देंगे कि फर्स्ट यस, सेकंड यस, थर्ड यस, ऐसे जवाब देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है डू यू वॉच माय मैथ्स वीडियोस, सेकंड क्वेश्चन है डू यू वॉच माय इंग्लिश वीडियोस, थर्ड क्वेश्चन है डू यू वॉच माय साइंस 1 वीडियोस। साइंस 1 का मतलब होता है कि जो मैं ग्रेविटेशन पे अभी दे रहा हूँ। क्या आप ये तीनों में से वीडियोस देखते हैं? तो आप उसका फटाफट आंसर दीजिए, क्योंकि क्या है पता है क्या, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे इस पे काफी कम ये मिल रहे हैं ना, काफी कम व्यूज मिल रहे हैं इसके ऊपर, बहुत कम लोग देख रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है। क्या आप लोग देखते हैं? जो आप देखते हैं उसे मैं कंटिन्यू करूंगा, बाकी सब मैं डिसकंटिन्यू कर दूंगा। यस यस यस, तनिष्क सच में? डू यू रियली वॉच ऑल द 3? फास्ट आंसर दीजिए। आई हैड स्टार्टेड वॉचिंग योर वीडियोस फ्रॉम नाउ। ओके मयूर, दूसरे चैनल पे ज्यादा वीडियोस है, द स्टडी शैक बाय संकेत मनियार है ना, उस पे बहुत सारे वीडियोस है। रुकना 1 सेकेंड, हाँ ये वाला जो चैनल है ना इस पे बहुत सारे वीडियोस है, ठीक है, उस पे सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि उसमें ढेर सारे वीडियोस है, बहुत सारे मिल जाएंगे, ओके ठीक है। और कौन है? यस, ऋतुजा भी तीनों देखती है, फुल कोशिश से सिखाना। ओके, फिर तो मैं बनाऊंगा। यस नो, ओके, सो यस डजंट वॉच माय इंग्लिश वीडियोस। ओके ठीक है, ओके समझ में आ गया। तो मैं बनाऊंगा तीनों वीडियोस आपके लिए, बस आप लोग देखते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो देखिए अब यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो गई, जिसके अंदर ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन का कुछ रोल है, लेकिन अगर ऑक्सीजन ही नहीं है तो आप एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हो, और वो कैसे होती है वो हम देखेंगे। देखिए मेनली एनारोबिक रेस्पिरेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होती है, ठीक है। मेनली कहाँ पे होती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। Some organisms cannot live in the presence of oxygen, जैसे कि बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रह ही नहीं सकते। So such living organisms have to perform anaerobic respiration for energy production। तो अगर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को अपनी एनर्जी बनानी है तो वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एनाएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन करते हैं,
Okay, now glycolysis and fermentation are two steps of anaerobic respiration. तो देखिए क्या है, anaerobic respiration में सिर्फ दो ही स्टेप होते हैं, ग्लाइकोलिसिस होता है और उसके बाद फर्मेंटेशन होता है. तो जैसा कि मैंने बताया था, ग्लाइकोलिसिस दुनिया के हर एक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है. अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो गलत कोई नहीं करेगा, ठीक है. सो ग्लाइकोलिसिस कुछ जरूरत ही नहीं है ना बाकी चीजों की, तो इसलिए हर एक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, चाहे वो कोई भी सेल हो. एंड उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा फर्मेंटेशन. ओके, अब उसके बाद देखिए क्या है, ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. तो देखिए क्या होता है, हमारा जो ये वाला स्टेप होता है ना, ये वाला किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, फटाफट ला लेते हैं. तो ये वाला जो स्टेप होता है ना, इसके अंदर 36 एटीपी का प्रोडक्शन होता है. समझ में आ रही है, 34 एटीपी का प्रोडक्शन होता है. कितनी बोला मैं, 34 एटीपी का प्रोडक्शन होता है. तो देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है, जबकि यहाँ पे तो है ऑक्सीडेशन हो ही नहीं रहा, हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन हो ही नहीं रही, तो उसके अंदर का उसके पास आएगा कहाँ से, उसके जो 34 एनर्जी है और जो TCA साइकिल है वो भी नहीं हो रही, तो उसके जो 2 ATP है, तो 34 + 2 36 ATP तो इसने गंवा दिया. इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही ATP आए हैं, ठीक है. तो इसके अंदर सिर्फ 2 ATP का प्रोडक्शन होता है, इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन इज लेस एफिशिएंट, क्योंकि इसके अंदर कम इसका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है. समझ में आ गई बात. अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, पायरुविक एसिड produced through glycolysis is converted into other organic acids or alcohol with the help of some enzymes in this process. This is called as fermentation. तो fermentation का क्या मतलब होता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि अगर हम अल्कोहल बनाना चाहते हैं, दारू का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो उसके अंदर फर्मेंटेशन करना पड़ता है, राइट. तो ये सब जो चीजें वो किससे होती है, पायरुविक एसिड हमारा जो ग्लाइकोलिसिस से बना था वो TCA साइकिल में नहीं जा सकता है, वो दूसरे ऑर्गेनिक एसिड का प्रोडक्शन कर लेता है जिसमें अल्कोहल भी होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, फर्मेंटेशन हो जाता है. अगर आप यहाँ पे देखते हैं डायग्राम में, तो देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का हो जाता है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है. और इस ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुविक एसिड यहाँ भी बनता है, यहाँ भी बनता है, यहाँ भी बनता है. ओके, बस अब इसके अंदर डिफरेंस क्या आ जाता है कि एक सेकेंड रुकिएगा, मेरे पास इसका पूरा डायग्राम था. यस. तो देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये वाला जो पायरुविक एसिड है, अगर इसका फर्मेंटेशन होके इसका अल्कोहल बन जाता है, तो उस अल्कोहल का आगे यीस्ट में प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है. अगर हम इस पायरुविक एसिड की बात करें, इसका अगर फर्मेंटेशन होने के बाद इसका लैक्टिक एसिड बनता है, तो लैक्टिक एसिड किधर बनता है, हमारी मसल्स में बनता है और एरिथ्रोसाइट्स में बनता है, जो कि हमारे ब्लड के होते हैं, ठीक है. तो कहाँ बनता है, हमारी मसल में लैक्टिक एसिड बनता है, प्लस एरिथ्रोसाइट्स में भी बनता है. और तीसरा हो सकता है कि इसका फर्मेंटेशन होने के बाद इसके विनेगर, विटामिन, ऐसे प्रोडक्ट्स बन जाए. तो ये कहाँ पे होता है, बहुत सारे माइक्रोब्स में पाया जाता है, ठीक है. तो ये 3 अलग अलग इसके ऊपर एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऐसे 3 अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस हो सकते हैं. क्या आपको बात समझ में आई? मैं आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी तक खत्म नहीं हुई है क्लास, छोड़ के मत जाना. देखिए क्या है, सम हायर प्लांट्स, एनिमल्स एंड एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हेलो स्वयं, यू आर लेट, लेकिन कल सुबह 12 बजे तक इसका रिपीट आ जाता है, सो यू कैन वॉच इट. ओके, अब देखिए क्या है, सब हायर प्लांट्स, एनिमल्स एंड एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन इंस्टेड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इफ देयर इज डिप्लीशन इन ऑक्सीजन लेवल इन द सराउंडिंग. मतलब अगर किसी ऑर्गेनिजम्स के आसपास, अब देखिए ऐसा नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में होगा या सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होगा, ये कुछ हायर प्लांट्स मतलब जो डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड, जो डेवलप्ड प्लांट्स है, डेवलप्ड एनिमल्स है, उनके अंदर भी ये पाया जाता है. और जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके बनाते हैं, उनमें भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है कभी कभी. अब ये क्यों होता है, अगर हमारे आसपास के सराउंडिंग में ऑक्सीजन लेवल कम है, व्हाई डू वी से क्रेब्स साइकिल. अरे अभी तो बताया ना, सर हांस क्रेब ने क्रेब्स साइकिल को डिस्कवर किया था, इसलिए इसे क्रेब्स साइकिल बोलते हैं. ओके, ठीक है. तो अब देखिए यहाँ पे अगर अपने आसपास का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं. ओके, देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल सीड्स परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन इफ द सॉइल इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर ड्यूरिंग जर्मिनेशन. ठीक है, अब क्या होता है, देखिए
जो सीड्स है वो सीड्स कभी कभी ऐसे कुछ प्लांट्स के सीड्स होते हैं कि जो पानी के अंदर उनका जर्मिनेशन होता है, मतलब उनका जो ग्रोथ है वो पानी के अंदर होता है, ठीक है। तो जो सीड्स है उनको अगर हमारी एनर्जी प्रोडक्शन करनी है तो उनके आसपास तो पूरा पानी है, ऑक्सीजन ही नहीं है। तनिष्क ऐसे नहीं, डू नॉट तनिष्क कैसे नहीं चलेगा प्लीज। अब देखिए क्या है देखिए क्या है, अभी पलटवार मत करना स्वयं प्लीज, ठीक है। अभी देखिए क्या है कि हमारा जो सीड्स प्रोडक्शन हो रहा है, जो सीड्स बन रहे हैं, सॉरी जो सीड्स है वो पानी के अंदर है, तो पानी के अंदर उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि ये जो सीड्स है क्या करने लगेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगेंगे। सिमिलरली आवर मसल सेल्स आल्सो परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज। देखिए क्या है, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं जब आप ज्यादा जोर जोर से सांस लेते हैं, क्या आपने ऐसा ऑब्जर्व किया है? हैव यू ऑब्जर्व्ड पीपल? क्या आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है? फटाफट बता दो कि हम जब एक्सरसाइज करते हैं तब हम जोर जोर से सांस लेते हैं। हैव यू ऑब्जर्व्ड? हेलो, कोई है कि नहीं है? यस, ओके, ऋतुजा सेज यस, यश ने कहा है हाँ, और कोई है? सब लोगों ने एक्चुअली का आंसर तो हाँ ही होने वाला है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम जाता है। वाइल भी एक्सरसाइज हमारा जो सारा जो हमारा ध्यान है वो एक्सरसाइज में ही रहता है, ऑक्सीजन जो है वो कम मात्रा में हमारी बॉडी में पहुंच पाता है। तो ये जो हमारी मसल्स है, अब देखिए क्या है, हम एक्सरसाइज तो अपनी मसल्स से करते हैं ना, तभी एक्सरसाइज करने से हमारी मसल्स ग्रो होती है। तो इसलिए क्या होता है, यस संकेत टेंशन मत लो, हम है, यस यस यस, ओके। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे कि हमारी जो मसल्स है वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगती है, और हमारी मसल्स में ही ये लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? कैसे होता है कि हमारे जो एक्सरसाइजिंग चलती रहती है तब पहली शुरुआत में हम एरोबिक ही करते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा ऑक्सीजन का जो हमारा जो ऑक्सीजन का जो क्या कहते हैं कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, और उसकी वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम बढ़ावा देते हैं और हमारी मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगती है। समझ में आ गई बात सबको? So due to this, less amount of energy is produced in our body and lactic acid accumulates, due to which we feel tired. अब देखिए यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन कम हो रहा है ना। देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो उसके अंदर सिर्फ 2 ATP बन रहे हैं, जबकि एरोबिक में तो हमें 38 ATP की आदत थी। तो इसलिए हमारी बॉडी में कम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है और इसकी वजह से हम थक जाते हैं। सिंपल सी साइंस है, अब इसके अंदर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपको बात समझ में आ गई मैंने क्या क्या बताया? इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? फटाफट मुझे आंसर दीजिए, इज इट क्लियर? तो मैं आपको क्वेश्चंस भी बताता हूँ यहाँ से क्या आ सकते हैं। विच रोल NHDH2 प्लेज? तनिष्क, परसों का मेरा वीडियो नहीं देखा था? उसके अंदर मैंने बताया था पूरा NADH2 कहाँ पे आता है। NADH2 का मैंने पूरा बता के रखा है, ठीक है। इवन अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में अगर पूछ रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में यहाँ पे NADH2 आता है। एक्चुअली यहाँ पे लिखा है NADH क्योंकि बहुत सारे टेक्स्ट बुक में NADH दिया हुआ रहता है, लेकिन इस NADH के साथ आपको एक और H+ भी दिखेगा। तो NADH प्लस H+ क्या हो गया? NADH2 ही तो हो गया ना। तो इसलिए एनर्जी प्रोडक्शन में NADH2 यहाँ पे आता है और ये अपना हाइड्रोजन दान करके चला जाता है और NAD+ बन जाता है, और ये जो हाइड्रोजन है इसका आगे इस्तेमाल होता रहता है इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, ठीक है तनिष? यस, क्लियर्ड एवरीवन? तो चलिए अब आपको क्वेश्चंस बताता हूँ यहाँ से क्या क्या आ सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज फर्मेंटेशन, ठीक है। तो आपको आंसर लिख सकते हैं कि फर्मेंटेशन क्या होता है। यहाँ पे फर्मेंटेशन कहा गया, फर्मेंटेशन आता है, फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू ऑर्गेनिक एसिड्स और अल्कोहल्स बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर, ठीक है। पायरुविक एसिड प्रोड्यूस थ्रू ग्लाइकोलिसिस कैन बी कन्वर्टेड, इसकी जगह कैन भी लिखना, कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर ऑर्गेनिक एसिड्स और अल्कोहल विद द प्रोसेस ऑफ सम एंजाइम्स इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन।
ठीक है, या फिर मैंने जो अभी अभी बताई आपको डेफिनेशन, फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू ऑर्गेनिक एसिड्स और अल्कोहल्स बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन, दिस इज द बेस्ट थिंग। ओके, समझ में आ गई बात? ठीक है, ये आप आंसर लिखेंगे यहाँ पे। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में ये मिलता है हमारा फर्मेंटेशन। अब देखिए आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन दिया, अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड में तो, कि विच टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो इसके अंदर ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, कौन से टाइप में होता है? तो एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो ऑक्सीजन ही नहीं है, तो वहां पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा कैसे? कॉमन सेंस की बात है ये कि यार उसके अंदर ऑक्सीजन है ही नहीं, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन कैसे हो सकता है? तो इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है सेलुलर रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। सो दिस इज द रेस्पिरेशन व्हिच परफॉर्म्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। फिर उसके बाद which cell organelle is necessary for the complete oxidation of glucose। तो ये जो हमारी complete oxidation of glucose हो रही है वो कहाँ पे हो रही है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। मैंने आपको बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में हमारा complete oxidation होता है ना, तो ये कहाँ पे है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इजी है, सब लोगों को समझ में आ गई है बात? तो फटाफट लाइक ना किया हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। पता नहीं किसने डिसलाइक दबाया है मैं इसको नेगेटिव वे में नहीं लेता हूँ, मुझे पता है कि ये आलतू फालतू लोग आ जाते हैं, डिसलाइक दबा के चले जाते हैं, अटेंड भी नहीं करते। सो मैं उनके बहकावे में नहीं आता हूँ, आप लोगों को समझ में आ रही होगी चीजें। सो दैट इज इनफ फॉर मी। ठीक है, लाइक ना किया हो तो लाइक कर देना फटाफट, क्योंकि 3 ही लाइक है यार, 5 लोग देख रहे हैं, 3 लाइक, 5 लोग देख रहे हैं और 3 ही लाइक है, ये क्या बात हुई? फटाफट लाइक करो। समझ में आ गया है ना सबको? हैज एवरीवन? इजी स्पीजी लेमन स्क्वीजी, वेरी गुड यार, मतलब मेरी मेहनत काम तो आ रही है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो जो लोगों ने अगर एनटीएससी के नोट्स चाहिए, प्रैक्टिस पेपर चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए, तो मुझे ईमेल कर देना है, यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर हियर। आपको अगर कोई भी डाउट्स है, जो लोग अभी लाइव नहीं देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और जो लाइव देख रहे हैं वो फटाफट अभी के अभी लाइव चैट में मुझे डाउट्स पूछ लेना। मेरे इसमें 3 दिखा रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा था 5 है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, एंड यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यू कैन फॉलो मी ओवर हियर इफ यू हैव नॉट। सो प्लीज लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब। यस आई अंडरस्टूड, ऋतुजा ने कहा है। व्हाट अबाउट यश, व्हाट अबाउट तनिष्क, व्हाट अबाउट मयूर, व्हाट अबाउट प्रांजल? जो लोग देख रहे थे सब लोगों को समझ में आना चाहिए, तब तक मैं खत्म नहीं करूंगा क्लास। सब लोगों को समझ में आना चाहिए। इज इट क्लियर एवरीवन? फटाफट बताओ। थैंक यू ऋतुजा इफ यू हैव लाइक, थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी लाइक किया है, और ऐसे ही सब्सक्राइबर्स बढ़ाते रहो, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो बना के रखा है। लेकिन आप लोग है ना क्या कर रहे हो कि वो जो दूसरा वाला चैनल है उसके सब्सक्राइबर ही बढ़ा नहीं रहे हो, तो उसके ऊपर भी मैं आपको एक बहुत ही एक स्पेशल सा वीडियो देने वाला हूँ। छोटा सा होगा लेकिन आपको बहुत मजा आएगा। ओके, सो यश को सब कुछ समझ में आ गया, तनिष्क ने लाइक कर दिया, थैंक यू सो मच। 6 लाइक हो गए, वाह वेरी गुड। एंड सबको इजी लग रहा होगा अभी तो, और मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चैनल को बढ़ाते चलो, सब्सक्राइबर्स को बढ़ाते चलो, जिससे वही मेरा थैंक यू हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गई बात सब लोगों को? खत्म करें सेशन, खत्म करें, चलो खत्म करेंगे अभी। तो जो सीबीएसई में है, जो कहीं भी है, सब लोगों को है। और एक और क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई वी गेट टायर्ड ऑन क्विक एक्सरसाइज? अच्छा एक चीज, यस 51 हो गए हैं आज, और बढ़ाने हैं, दिस इज नॉट इनफ। देखिए एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई वी गेट टायर्ड ऑन क्विक एक्सरसाइज? तो देखिए क्विक एक्सरसाइज पे हम कैसे टायर्ड हो जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बिकॉज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द मसल्स, तो उसका आप थोड़ा सा एलैबोरेट करके लिख देना। एंड हाउ डज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स? तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? फर्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व सेलुलर ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, या फिर आपकी टेक्स्ट बुक में जो भी रेस्पिरेशन की डेफिनेशन दी होगी वो। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे, इट में अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन, विदाउट द ऑक्सीजन जिसको हम कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। तनिष्क प्लीज ऐसे नहीं। एंड
थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स वाया 3 स्टेप्स, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। और फोर्थ पॉइंट आप लिखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स वाया ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन। ठीक है, ऐसे 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं इसके अंदर। अगर आपको ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे 4 पॉइंट लिख देना। ठीक है, और अगर 4 मार्क के लिए पूछा जाए तो आपको पूरा लॉन्ग में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बाय बाय, बंद करें, खत्म करें सेशन, खत्म करें क्या? खत्म करें, फटाफट बता दो, खत्म करें, बाय बाय। क्या हुआ तनिष्क, व्हाई नो? फटाफट बताओ, मुझे खत्म करनी पड़ेगी अभी, विद इन 2 मिनट्स मुझे खत्म करनी है। फास्ट फास्ट फास्ट, नो प्लीज बोलो। फास्ट तनिष, फटाफट। आई वॉन्ट टू लर्न। क्या? बताओ बताओ बताओ, फटाफट बताओ, क्या पढ़ना है मतलब? Say fast. I will fail. यार ये क्या है? अच्छा, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन में वापस स्टडी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट सेशन होगा फ्राइडे को। ठीक है, सब लोग आना। ठीक है, आज वेडनेसडे, फ्राइडे, टुमारो इज माय टेस्ट। एक काम करते हैं, एक मिनट तनिष्क, एक काम करते हैं, ये लाइव सेशन खत्म कर रहा हूं मैं, एक और लाइव सेशन में अभी के अभी शुरू कर रहा हूं, उसके अंदर पूछ लेना क्या है। ठीक है, अभी के अभी मैं एक और लाइव सेशन शुरू कर रहा हूं इसी चैनल पे, इसलिए उसे फटाफट उसके अंदर पूछ लेना। ठीक है, ठीक है, मैं अभी खत्म कर रहा हूं, बाय बाय।